Okay, so good morning, everyone. Good morning. बताओगे लास्ट क्लास में क्या कुछ पढ़ रहे थे अपन? So this is basically a lecture number third on Indian Contract Act, है ना? लास्ट क्लास में क्या कुछ पढ़ा था अपन ने? तो लास्ट क्लास में शायद हम लोग पढ़ रहे थे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो? चलो एक बार अपन रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। देखो, तो लास्ट क्लास में हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या पढ़ रहे थे? एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बताओ, एसेंशियल एलिमेंट्स में कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था? हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम लोगों ने पढ़ा था पार्टीज मस्ट हैव वैलिड कैपेसिटी पार्टीज मस्ट हैव वैलिड कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये वैलिड कैपेसिटी की जब हम लोगों ने बात की थी तो क्या क्या चीजें चेक करनी है? पार्टीज एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव अटेंडेड द एज ऑफ मेजॉरिटी, है ना? दूसरा, मस्ट बी ऑफ दे मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड। कब चेक करेंगे? एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा, दे मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। चौथा, दे मस्ट नॉट बी एन इंसॉल्वेंट। ठीक है, एंड फिफ्थ वन, दे मस्ट नॉट बी एन एनिमी। ठीक है, यहाँ पे एनिमी का क्या मतलब था? एनिमी का मतलब, ठीक है, सिटीजन ऑफ एवरी सच कंट्री whom we are in a state of। ओके, फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या पढ़ा था अपन ने? बताओ फटाफट से। इसके आगे नेक्स्ट एलिमेंट क्या पढ़ा था अपन ने? ठीक है, देयर मस्ट बी सर्टेनिटी इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर लैक ऑफ सर्टेनिटी हुआ तो इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी क्या वैलिड नहीं हो पाएगा। इफ देयर इज लैक ऑफ सर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। एन इंटेंशन relations, they are an intention relation। okay, subject possibility of performance at the time of। hello, if the matter of contract is impossible to perform at the time of entering into the contract itself, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? अनएनफोर्सेबल। फिर कुछ केसेस में क्या हो रहा था? एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट मैटर वाज पॉसिबल टू परफॉर्म, बट
subsequently due to any change in the circumstances क्या हुआ, it became impossible to perform, it became impossible to perform। तो उस केस में क्या होगा, अनएनफोर्सेबल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे अरिजीत सिंह वाला, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में मैंने आपको एग्जांपल दिया था अरिजीत सिंह वाला, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट अपन को पॉसिबिलिटी चेक करना है, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट अपन को पॉसिबिलिटी चेक करना है, एंड दूसरा केस एनी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। दूसरे केस में क्या था, एनी काइंड ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, एनी काइंड ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये सभी चीजें अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में, यहां तक अपन लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में। इज इट क्लियर? ओके, आगे देखोगे। नेक्स्ट है देयर मस्ट बी अ वैलिड कंसीडरेशन। हाँ बोलो। क्या? ओके, देयर मस्ट बी अ वैलिड कंसिडरेशन। नेक्स्ट एलिमेंट लिखोगे, नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट लिखोगे, देयर मस्ट बी अ वैलिड कंसिडरेशन, ठीक है। वैलिड कंसिडरेशन बोलो या लॉफुल कंसिडरेशन बोलो, कंसिडरेशन वैलिड कब होगा, जब वो लॉफुल होगा। अब कंसिडरेशन का क्या मतलब था, देखो कंसिडरेशन का मतलब था सम वैल्यू इन रिटर्न। लिखोगे कंसिडरेशन का क्या मतलब था सर, सम वैल्यू इन रिटर्न। कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने से कोई भी बंदा या कोई भी बंदी क्या वैल्यू डिराइव कर रहा है, उसको अपन बोल सकते हैं क्या, कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस, ठीक है, हमको सिलेबस कराना है, आपको फीस पे करना है, तो तुम्हारे लिए कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, सिलेबस, हमारे लिए कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, फीस। तो इन जनरल अगर अपन ये टर्म को डिफाइन करना चाहे, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, समथिंग इन रिटर्न। तो यहाँ पे क्या बोल रहे, इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए वैलिड कंसिडरेशन का होना जरूरी है। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए वैलिड कंसिडरेशन का होना, वैलिड कंसिडरेशन का होना जरूरी है। इज इट क्लियर? ओके, एक एग्जांपल देता हूं तुमको। मान लो कि ये मिस्टर गब्बर, कौन है, मिस्टर गब्बर, मिस्टर गब्बर हैज मेड एन ऑफर, मिस्टर गब्बर हैज मेड एन ऑफर टू मिस्टर कालिया, Mr. Gabbar has made an offer to Mr. Kalia that if Mr. Kalia kills ठाकुर, अगर मिस्टर गब्बर ने क्या किया, कालिया को ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया कि अगर कालिया ने किसका मर्डर कर दे, ठाकुर का मर्डर कर दे, अगर कालिया ठाकुर का मर्डर कर दे तो गब्बर कालिया को 5 लाख रुपए देने वाला है, ठीक है। क्या ऑफर दे रहे, गब्बर ऑफर दे रहा है, ऑफर कौन है, गब्बर, गब्बर इज मेकिंग एन ऑफर टू मिस्टर कालिया, क्या कि अगर कालिया ठाकुर का मर्डर कर दे, अगर मिस्टर कालिया
ठाकुर का मर्डर कर दे, तो गब्बर कितने रुपए पे करेगा? गब्बर विल पे एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5 लाख। गब्बर विल पे एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5 लाख। किसको? टू कालिया। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे गब्बर के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया? कंसिडरेशन क्या हो गया गब्बर के लिए? ठाकुर की जान। ठीक है, और कालिया के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया? 5 लाख रुपए। तो बताओ, किसी की जान लेना क्या लॉफुल कंसिडरेशन हो सकता है? किसी की जान लेना क्या लॉफुल कंसिडरेशन हो सकता है? आंसर इज नो। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, यहाँ पे जो कंसिडरेशन इन्वॉल्व है वो क्या है? अनलॉफुल। ठीक है, एंड इन केस इफ द कंसिडरेशन इन्वॉल्व इज अनलॉफुल, in case if the consideration involved is unlawful, the contract will become unenforceable. If the consideration involved is unlawful, the contract will become unenforceable. Is it clear? Okay, copy करो ये example, please ये example copy करो. Copied everyone? चलो, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए लॉफुल कंसिडरेशन का होना जरूरी है. ठीक है, अगर कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, अगर कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल नहीं होगा. सर क्या सभी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना जरूरी है? इन जनरल यस, इन जनरल एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव अ वैलिड कंसिडरेशन, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन. इसके नीचे एक नोट लगाना, इसके नीचे एक नोट लिखना और लिखना एवरी कॉन्ट्रैक्ट must have lawful consideration. ठीक है, every contract must have lawful consideration. Normally कहा जाता है in general that no consideration equals to no contract. इसको ब्रैकेट में ले लेना. बोले जहां पे कंसिडरेशन नहीं होगा ना वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, जहां पे कंसिडरेशन नहीं होगा वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. देयर कैन नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, देयर कैन नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन. However it has certain exceptions. However it has certain exceptions. तो एक्सेप्शंस में क्या पढ़ेंगे अपन? एक्सेप्शंस में अपन वो केसेस पढ़ेंगे जहां पे even there is no consideration but still there can be a valid contract. Exceptions में क्या पढ़ेंगे? Even when there is no consideration still there can be a valid contract. ठीक है, ये जो exceptions है अपन लेटर पार्ट में पढ़ेंगे, आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे. एक चीज ध्यान रखना, अभी आज ये 3rd क्लास है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने नोट्स ओपन नहीं किया. ठीक है, रीजन बिंग अभी 3 से 4 क्लासेस जो मैं पढ़ाता हूँ ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सिर्फ अपन लोग क्या करते हैं, बेस बनाने का कोशिश करते हैं. अभी तक सिर्फ हम लोग इस एक्ट का बेस बिल्डिंग कर रहे हैं. ठीक है, एक बार मुझे लगता है कि यार चलो अब ये स्टूडेंट लायक हो गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को नोट से पढ़ाया जाए, देन वी विल स्टार्ट रेफरिंग दी
नोट्स। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक प्लेन बेस बना रहे हैं, किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अभी हम लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा ना, नो कंसिडरेशन इक्वल्स टू नो कॉन्ट्रैक्ट, ये इन जनरल यही होता है, इन जनरल ऐसा ही होता है कि जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होगा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। बट इट हैज सर्टेन एक्सेप्शन, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें जिनमें देयर कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट इवन विदाउट कंसिडरेशन। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें देयर कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट इवन विदाउट कंसिडरेशन। इज इट क्लियर? ओके, चलो तो अब आ जाओगे नेक्स्ट एलिमेंट पे। क्या हम लोगों ने इंटेंशन टू कैरी आउट लीगल रिलेशंस कर दिया था? ओके, उसके बाद लिखोगे देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है कि जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया बिना किसी दबाव में। ठीक है, बिना किसी दबाव में उन्होंने फ्रीली खुद से डिसाइड किया, मतलब विदाउट कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर पर्सन। ठीक है, विदाउट कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर पर्सन। फॉर एग्जांपल, तुम लोग अभी सुबह सुबह क्लास अटेंड करने के लिए आते हो, खुद से आना चाहते हो या पेरेंट्स लात मार के भगाते हैं? झूठ बोल बोलो, पेरेंट्स भगाते ना? हाँ, अगर खुद से आ रहे हो तो ये क्लास अटेंड करने का तुम्हारा कंसेंट फ्री है, तुम खुद से ऐसा करना चाहते हो। दूसरे केस में पेरेंट्स मार मार के भगा रहे, तो वहां पे कंसेंट इज नॉट फ्री। You are being pressurized, you are coming under the influence of any person to attend the classes, you are coming under the influence of any person to attend the classes। तो बोला कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट का कंसेंट फ्री होना चाहिए। फ्री का मतलब यहाँ पे मुफ्त नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फ्री का मतलब क्या है, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास कौन सा फोन है ये, देखो यार मस्त अच्छा लग रहा है फोन, किसका फोन है, तुम्हारा फोन है? ओके, क्या नाम है फोन का? रियलमी का, एक एग्जांपल मैं तुमको देता हूँ। ठीक है, रियलमी का 8 प्रो। ओके, नाइस, चार्जर कैमरा है इसमें। अच्छा, कितने रुपए का लिया ये फोन? 20,000। ओके, यू हैव बॉट दिस फोन फॉर 20,000, 22, 20। ओके, कब लिया था? एक महीना हो गया। दिस फोन इज 1 मंथ ओल्ड। ठीक है, 20,000 रुपए का फोन लिया। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मुझे 2,000 रुपए में दोगे? आई मेड यू एन ऑफर, आई एम मेकिंग यू एन ऑफर टू बाय दिस फोन फॉर रुपीज 2,000। तुम बोलोगे कि सर दिमाग खराब हो गया क्या आपका, मैं क्लास आना छोड़ दूंगा, ऐसी बातें की तो? ठीक है, 20,000 का फोन मैं कितने में मांग रहा हूँ? 2,000 रुपए में। आई एम मेकिंग एन ऑफर टू बाय दिस फोन फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2,000। ही सेड नो, इसने मना कर दिया। मैंने ठीक है, वो कोई बात नहीं बच्चू, आज तो तू चले जा, कल बताता हूँ। अब कल वापस ये क्लास में आया, सेम फोन लेकर के आया। अब आज ना मैं भी क्लास में आया हूँ, लेकिन एक गन लेकर के आया हूँ। क्या लेकर के आया हूँ? गन। तो मैं इसके सामने ऐसा गन रखता हूँ, ऐसे पूछता हूँ कि आई एम विलिंग टू बाय दिस फोन फॉर रुपीज 2,000, बताओ क्या तुम ये मुझे फोन बेचोगे? बच्चा डर गया, बच्चे ने सोचा साला अगर मना कर दिया तो क्या होने वाला है, फोन भी जाएगा और जान भी जाएगी। तो बोलता है ठीक है सर, आपके लिए मैं इसको भी 2,000 रुपये में बेच देता हूँ, कोई और होता तो नहीं देता। मैंने ठीक है, फिर मैं ऐसे गन रखता हूँ अपने पॉकेट में। मैंने इसको 2,000 रुपये दिया, ठीक है, और इसका फोन ले लिया। इसकी अब है ना, ये क्लास तो अटेंड कर रहा है, लेकिन ये अंदर अंदर से क्या हो रहा है, रो रहा है, इसकी आत्मा रो रही है। ठीक है, बताओ क्या इसने जो फोन बेचा वहां पे इसका कंसेंट फ्री था? इन दैट केस इसका कंसेंट फ्री था? आंसर इज
नो, इसने हाँ बोला क्यों? क्योंकि इसको डराया गया, धमकाया गया, ठीक है, इसको डराया गया, धमकाया गया, तो कंसेंट वॉज नॉट फ्री। एंड इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्री, दे कैन नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी के लिए इतना समझो, बाकी इसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन करते हैं हम लोग आने वाली क्लासेस में। हम लोग चेक करते हैं कि कौन कौन से केसेस में कंसेंट इज नॉट फ्री, ठीक है। अभी सिर्फ एक एग्जांपल तुमको दे रहा हूँ, ध्यान रखना है इसको। क्या बोला सर ने? इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, in order to enter into a valid contract, consent of the parties must be given freely, consent of the parties must be given freely। given freely का मतलब बिना डराए, बिना धमकाए, बिना coming under the influence of, बिना coming under the influence of any person, ठीक है। parties to contract must give their consent freely, parties to the contract must give their consent freely। is it clear? okay, next, और अब नेक्स्ट एलिमेंट देखो, नेक्स्ट एलिमेंट है ऑल दी लीगल फॉर्मेलिटीज, all the legal formalities related to the contract must be duly carried out, all the legal formalities related to the contract must be duly carried out, all the legal formalities related to the contract must be duly carried out, must be duly carried out। इसका मतलब क्या है? इसका क्या ही मतलब है? इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी टाइप के लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, या जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, ऑल दोज लीगल फॉर्मेलिटीज मस्ट बी कैरीड आउट बाय द पार्टीज। लीगल फॉर्मेलिटीज में क्या क्या आ सकता है? मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप एंटर कर रहे हो तो एक डॉक्यूमेंट आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, एक एग्रीमेंट आप बना रहे हो, उस एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज को साइन करना रहेगा, उस एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना पड़ सकता है, उस एग्रीमेंट को नोटरी करवाना पड़ सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? ओके, तो ये सभी चीजें प्रॉपरली कैरिड आउट होनी चाहिए इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ, इन ऑर्डर टू एंटर इनटू, ठीक है, ये सभी चीजें प्रॉपरली कैरिड आउट होनी चाहिए इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो भाई ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स थे, ठीक है, ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स थे। कौन कौन से हुए? चलो फिर से एक बार, कम से कम दो पार्टीज, दूसरा वैलिड कैपेसिटी, तीसरा, अरे वो तो वैलिड कैपेसिटी में आ गया ना, इंसॉल्वेंसी माइनर हो सब, तीसरा, अरे तो इधर आ गया ना भाई, मेन एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। दे मस्ट बी सर्टेनिटी, दे मस्ट बी सर्टेनिटी इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर इंटेंशन टू कैरी आउट लीगल रिलेशंस, देन वेरी गुड वैलिड या लॉफुल कंसिडरेशन, देन, अरे एक बात को ध्यान रखो, एनिमी नहीं होना चाहिए वाला पॉइंट तो बेटा यहाँ पे कवर हो जाता है ना, ये मेन पॉइंट का सब पॉइंट्स था वो 4 या 5, इंसॉल्वेंसी ऑफ अनसाउंड माइंड, वो तो इसका सब पॉइंट था ना,
हम लोग मेन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। और फ्री कंसेंट होना चाहिए, और लीगल फॉर्मेलिटीज कैरी आउट होना चाहिए। एक और बच रहा है, हो गए सारे? ठीक है, तो दीज आर दी एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, दीज आर दी एसेंशियल एलिमेंट्स। ये एसेंशियल एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट होना चाहिए? ऑल दीज एसेंशियल एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन एन एग्रीमेंट। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था, याद है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या था? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या था? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब था एन एग्रीमेंट विच इज, यस, विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो सवाल उठा, व्हेन एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्वेश्चन अराइज हुआ, व्हेन एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो भाई एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ व्हेन ऑल दीज, बोलो ना, ऑल दीज असेंशियल एलिमेंट्स, जब किसी भी एग्रीमेंट में ये सभी असेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। जब किसी भी एग्रीमेंट में ये सभी एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, तब वो एग्रीमेंट क्या हो जाता है? एनफोर्सेबल बाय लॉ। एंड व्हेन एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, तब वो जाकर के क्या बन जाएगा बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तब जाकर के बनेगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट। इसको एक बार कॉपी कर लो। क्या कह रहे हो? कॉपी दिस। क्या बोल रहे हो? एलिमेंट्स यही होते हैं बेटा।
तो ओके, डन विद दिस, डन विद दिस। चलो, तो अभी तक हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा वो जानना सीखा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा वो हम लोगों ने डिस्कस किया। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एंड दैट एग्रीमेंट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय, दैट एग्रीमेंट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। फिर सवाल उठा, कब कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा? when all these essential elements, when all these essential elements are present in the agreement। जब भी किसी भी एग्रीमेंट में ये सभी एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तब वो एग्रीमेंट क्या होगा बच्चों? एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा सर। ठीक है, एंड जब भी कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा सर, देन इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप कि अभी बेसिक आउटलाइन तुमको क्लियर है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या होगा? ऑफर। ठीक है, सबसे पहले क्या? ऑफर। ऑफर एक्सेप्ट हुआ तो क्या कंसिडर होता है वो? एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को मिला दिया तो क्या बन गया? प्रॉमिस। ठीक है, भूलना नहीं है ना? क्या बन गया? प्रॉमिस। फिर प्रॉमिस में क्या ऐड किया? कंसिडरेशन। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए वैलिड कंसिडरेशन का होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए वैलिड कंसिडरेशन का होना जरूरी है। तो प्रॉमिस में क्या ऐड किया? कंसिडरेशन। तो भाई जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड किया तो बन गया एग्रीमेंट। ठीक है, एंड व्हेन द एग्रीमेंट इज enforceable by law, when the agreement is enforceable by law, so it will become a contract. I hope this is clear. When an agreement is enforceable by law, it will become a contract. चलो, अब अपन आ जाते हैं नोट्स पे। देखिए, व्हाट हैपेंड? बुक्स नहीं निकालना है अपन को, ये नोट्स में से ही पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको नहीं मिला है तो यू विल गेट दी सेम। क्या कह रहे हो? हाँ, आई विल फॉरवर्ड इट। ठीक है, आफ्टर दिस क्लास आई विल फॉरवर्ड इट। ठीक है, चलो आ जाओगे। कम से सबसे पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पे क्या बोल रहे देखो। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ओनली एक्सटेंड टू द बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, रादर इट ऑल्सो rather it even applies to day to day personal dealings। मतलब कोई भी डे टू डे नॉर्मल डीलिंग्स, डे टू डे पर्सनल डीलिंग्स में भी, डे टू डे पर्सनल डीलिंग्स के लिए भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इट विल कवर ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तुम समझना, ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसको अपन ना मर्केंटाइल लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल का मतलब क्या होता है? बिजनेस। तो जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, इट इज वन ऑफ द बिजनेस लॉ। तो बेसिकली इसका एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। बेसिकली इसका एप्लीकेबल है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, बट इट कैन इवन बी एप्लीकेबल ऑन नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। इट कैन इवन बी एप्लीकेबल ऑन नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिन एग्रीमेंट्स के ऊपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिन एग्रीमेंट्स के ऊपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। एग्जाम्पल, पहला हो गया सोशल एग्रीमेंट। क्या हो गया? सोशल एग्रीमेंट। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो कि सीए का रिजल्ट आया है ना, और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, सारे स्टूडेंट पास हो गए, कुछ स्टूडेंट के रैंक्स भी हैं। ठीक है, आई वॉज वेरी हैप्पी ऑन दैट पर्टिकुलर डे। तो मैंने अनाउंस किया कि जितने भी स्टूडेंट ये इंस्टीट्यूट पे पढ़ते हैं, चाहे 11th में हो, 12th में हो, सीए में हो, सीएस में हो, सीएमए में हो, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट ये सेंटर पे पढ़ते हैं, उन सभी स्टूडेंट को मैं इनवाइट करता हूँ फॉर अ गाला डिनर।
एट माई होम। ठीक है, सबको डिनर पे बुलाया मैं, सारे बच्चे रेडी हो गए। ठीक है, डिनर शाम को होने वाला था तो उन्होंने दिन से खाना छोड़ दिया। ठीक है, सुबह का ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया बच्चों ने और लंच भी नहीं किया। उन्होंने डिसाइड किया कि अब सीधा, आज तो सीधा क्या करने वाले हैं, डिनर होने वाला है। यस, अब सारे बच्चे रेडी होकर के मेरे घर पहुंचते हैं। जब वो मेरे घर पहुंचते तो वहाँ पे उनको लॉक मिलता है। माई हाउस वॉज लॉक्ड। वो लोग सोचते हैं कि सर मजाक कर रहे होंगे, इधर उधर होंगे, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे सर। तो वो लोग थोड़ी देर वेट करते हैं, आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे। फिर वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं। पहले मैं फ़ोन पिक नहीं करता। ऐसा करते करते बच्चों को ना 3 घंटे वहीं पे हो जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, आफ्टर 3 आवर्स आई पिक दी कॉल और मैं बोलता हूँ कि हाँ क्यों फ़ोन कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। बच्चे बोलते हैं कि सर आपने तो डिनर पे बुलाया था। मैं बोलता हूँ कौन सा डिनर। अरे सर आपने तो आज वो स्टूडेंट के पास होने की खुशी में आज डिनर रखा था। मैं बोलता हूँ कि मैं भूल गया, अभी कोई डिनर विनर नहीं, जाओ अपने घर। द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट गॉट फ्यूरियस। उनको बहुत गुस्सा आता है मुझ पे। बोलते हैं ये कैसा मजाक है, क्या लगता है उनको, ये कैसा मजाक है। वी आर गोइंग टू फाइल अ सूट अगेंस्ट दिस सर, whether it would be possible, whether it would be possible to file a suit. No, it was one of the social agreement. बात समझ में आ रहा है क्या? देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कौन कौन से एग्रीमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सबसे पहला है उसमें, सबसे पहला क्या है उसमें, सोशल एग्रीमेंट। दूसरा है, हाँ एक्सेप्शंस में डालूंगे, मैं बताऊंगा। तुम तो बस ये लिखो कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, सोशल एग्रीमेंट्स। दूसरा रिलीजियस एग्रीमेंट। अब रिलीजियस एग्रीमेंट का एग्जांपल, रिलीजियस एग्रीमेंट का एग्जांपल, मान लो कि मैं आज शाम को क्लासेस वगैरह से फ्री होकर के बजरंग बली के मंदिर जाता हूँ। ठीक है, आई वेंट टू अ टेम्पल। तो टेम्पल में जो है ना मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था, मतलब बराबर ना वहाँ पे वाटर का अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, प्रॉपर साफ सफाई नहीं है। तो मैं थोड़ा सा, मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो वहाँ मंदिर के जो पुजारी थे, मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं डेली आऊँगा यहाँ पे और यहाँ की पूरी साफ सफाई, यहाँ का पूरा मेंटेनेंस मैं खुद से करूँगा। ठीक है, पुजारी बोला ठीक है सर चलेगा, है ना। देर इज एन एग्रीमेंट, आई मेड एन ऑफर, ही एक्सेप्टेड द ऑफर। ठीक है, प्रॉमिस, हाँ। बट मैं डे मैं नेक्स्ट डे तो क्या, मैं कभी उस मंदिर वापस नहीं गया। क्या वो पुजारी जी मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों? इट वॉज वन ऑफ द काइंड ऑफ रिलीजियस एग्रीमेंट्स। एग्जाम्पल याद रखना हमेशा। ठीक है, पहला क्या था, सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट के ऊपर प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वुड नॉट बी एप्लीकेबल। दूसरा क्या है, रिलीजियस एग्रीमेंट। रिलीजियस एग्रीमेंट्स के ऊपर भी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वुड नॉट बी एप्लीकेबल। एंड थर्ड है पर्सनल एग्रीमेंट्स। थर्ड वन इज पर्सनल एग्रीमेंट। एक सेकेंड हेलो।
हेलो, ओके। तो ये 3 टाइप्स के एग्रीमेंट्स, इन 3 टाइप्स के एग्रीमेंट्स पे क्या एप्लीकेबल नहीं होता है? इन 3 टाइप्स के एग्रीमेंट्स पे क्या एप्लीकेबल नहीं होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो बेसिकली जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, समझना, वो एप्लीकेबल होता है किसके ऊपर? बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एप्लीकेबिलिटी बेसिकली किस पे? बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे। हाउएवर इन सर्टेन केसेस it can even be applicable on non business transactions, ठीक है। इन सर्टेन केसेस इट कैन इवन बी एप्लीकेबल ऑन नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलो आगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखोगे कि इन 3 एग्रीमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। सोशल एग्रीमेंट्स, रिलीजियस एग्रीमेंट्स, पर्सनल एग्रीमेंट। पर्सनल एग्रीमेंट का एग्जांपल तो दिया नहीं सर आपने, ठीक है। हस्बैंड ने बोला वाइफ को कि शाम को रेडी रहना, हम लोग डिनर पे जाएंगे, ठीक है। हस्बैंड ने ऑफर दिया, ठीक है, बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी बाय 8 PM इन द इवनिंग, ठीक है। मैं ऑफिस से जल्दी आऊंगा और मैं तुम्हें डिनर पे लेके जाऊंगा। हस्बैंड खुद रात को 1 बजे घर आता है। वाइफ गॉट फ्यूरियस, ठीक है। अब मुझे बताओ, हस्बैंड ने ऐसा प्रॉमिस कर दिया, वाइफ वॉज रेडी बाय 8 PM, ठीक है। वो शाम को 5 बजे से रेडी हो रही थी, 3 घंटे हो गए रेडी होते होते, ठीक है। हस्बैंड कब आए? रात को 1 बजे। तो सबसे पहली बात क्या होगी? तीन घंटे लगाए थे। हेलो, हेलो। हम्म, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था तुमको हस्बैंड एंड वाइफ का। हस्बैंड हैज प्रॉमिस्ड हिज वाइफ कि आप शाम को रेडी रहना, 8 बजे तक मैं आपको डिनर पे लेके जाऊंगा, ठीक है। वाइफ गॉट रेडी, 5 बजे से रेडी होना स्टार्ट किया उन्होंने, 3 घंटे लगे उनको रेडी होने में, एंड हस्बैंड टाइम पे नहीं पहुंचे। वो कब आए घर पे? रात को 1 बजे। वाइफ गॉट फ्यूरियस, ठीक है, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने बोला कि मैं तुम्हें भी छोड़ के जा रही हूँ, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, मुझे रहना नहीं तुम्हारे साथ, एंड कल मैं तुम्हारी अगेंस्ट केस फाइल करूंगी। क्या वाइफ केस फाइल कर पाएगी? आंसर इज नो, बिकॉज इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ पर्सनल एग्रीमेंट, एंड पर्सनल एग्रीमेंट के ऊपर प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। 3 टाइप्स के एग्रीमेंट सर ने बताए, पहला सोशल, दूसरा रिलीजियस, तीसरा पर्सनल। फिर से बोलो, सोशल, रिलीजियस एंड पर्सनल। तीन तीन टाइप्स के एग्रीमेंट, 3 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट पे, इन 3 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स पे प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस किसके ऊपर एप्लीकेबल है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर। हाउएवर नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकते हैं, प्रोवाइडेड वो नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या नहीं हो, सोशल एग्रीमेंट से रिलेटेड, रिलीजियस एग्रीमेंट से रिलेटेड एंड पर्सनल एग्रीमेंट से रिलेटेड। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, चलें आगे, चलो। ये हो गया, आगे तो क्या बोला था यहाँ पे? द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ओनली एक्सटेंड टू अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, रादर इट इवन अप्लाइज टू डे dealings. Example, when you order food at a restaurant, to a when you take a metro or a bus to reach your class, you enter into a contract. When you visit a salon for haircut, in that case also you enter into a contract, ठीक है। तो नॉर्मली नहीं, मतलब जरूरी नहीं है
कि जो ट्रांजेक्शन है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन वो बिजनेस ट्रांजेक्शन ही होना चाहिए। इवन नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन के ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। क्या बोला सर ने? जरूरी नहीं कि ये एक्ट सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के ऊपर एप्लीकेबल हो, दिस एक्ट कैन ऑल्सो बी मेड एप्लीकेबल even on non-business transactions. This act can also be made applicable even on non-business transactions. Is it clear? Okay, उसके बाद लिखा है the law of contract is governed by the Indian Contract Act. ठीक है, the act came into force, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। कब आया था ये एक्ट एनफोर्समेंट में? ये एक्ट एनफोर्समेंट में आया था 1 सितंबर 1872 को, एंड दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। ये जो लिखा है ना एक्सेप्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको कट कर देना। अब कोई भी एक्ट, कोई भी सेंट्रल एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, हो सकता नहीं है, होता है। ठीक है, फिर ये मैंने आपको बाइफिकेशन आपको बताया था कि इस एक्ट में टोटल 266 सेक्शंस हैं। पहले के सेक्शन नंबर 1 से 75 तक किससे बात करता था? क्या बात करता था? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर 76 से 124 से 238 क्या? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। और फिर लास्ट में क्या था? 239 से 266 पार्टनरशिप। ये सब चीजें अपन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था। ठीक है, फिर आपको कुछ डेफिनेशंस दिए हुए आपको कुछ डेफिनेशंस दिया हुआ है। सबसे पहला डेफिनेशन आपको दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज एच में। क्या पढ़ेंगे इसको? सेक्शन 2 क्लॉज एच। किसका डेफिनेशन दिया तुमको? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ। फिर एग्रीमेंट का तुमको मतलब दिया हुआ है, फिर प्रॉमिस का मतलब दिया हुआ है, फिर प्रपोजल एंड ऑफर का मतलब दिया हुआ है। ठीक है, फिर एनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब दिया हुआ है। तो मुझे बताओ कब कोई एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ होता है? व्हेन एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सिबल बाय लॉ। कब कोई एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ होगा? जब जब all the essential elements of a valid contract is present in the when all the essential elements of a valid contract is present in the agreement. Is it clear? Okay, चलो फिर इसके बाद डिफरेंस कर लेना एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। मेन डिफरेंस क्या है भाई? हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। There can be an agreement but not a contract, but when there is a contract there will always be an agreement. Is it clear? Okay, उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये पहले की 3 क्लास में हम लोगों ने क्या किया, एक बेसिक स्ट्रक्चर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डेवलप कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।